अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मन मान और रहमत केस नंबर 15 दूसरा हिस्सा। ऐसा है कि सीने में सुलगती हैं ख़ुराशें, आपके सांस भी हम लेंगे तो अच्छा ना करेंगे। तग़य्युर या तब्दीली कायनात की लाज़वाल खूबी और हर चीज़ की तकदीर है और ये तकदीर ऐन फ़ितरी है। हर चीज़ का मुतज़ाद मौजूद है, जहाँ अरूज है, सवाल है। जहाँ फूल हैं, वहीं कांटे, फ़िज़ा है तो बहार है, गर्मी है तो सर्दी भी है। स्याह है तो सफ़ेद है, दिन है तो रात है। ये तग़य्युर इंसान की ज़िंदगी का भी अहम हिस्सा है। उसके ना चाहने के बावजूद भी वो खुद ब खुद इस तग़य्युर का हिस्सा बनता चला जाता है। ये तग़य्युर तब्दीली इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। इसकी सोच, ख़यालात, जज़्बात तग़य्युर की ज़द में आ जाते हैं। गुज़रते वक़्त के साथ कई जज़्बे ख़त्म हो जाते हैं, कई बदल जाते हैं और कई शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं और कई जज़्बों की शिद्दत का ग्राफ़ गिर जाता है। इस तग़य्युर ने शनाया की ज़िंदगी को भी अपनी लपेट में ले लिया था। वक़्त की बहते धारों की लहरों में बहते हुए उसे ओटावा में 8 माह गुज़र गए थे। इन गुज़रे 8 माह में सब कुछ बदल गया था। उसकी सोच, ख़यालात, ज़िंदगी की रूटीन, मगर एक चीज़ थी जो नहीं बदली थी और वो थी बाक़िर ज़मान से उसकी मोहब्बत। मगर अब वो आरज़ू, जुस्तजूए विसाल, हासिल लाहासिल से बेनियाज़ हो गई थी। ना उसे इंतज़ार था, ना ही मिलन की आस। इस गुज़रे वक़्त ने उसे अल्लाह के बहुत करीब कर दिया था। उसकी इबादत का सिलसिला तहज्जुद तक जा पहुँचा था। उसके अंदर सुकून बहुत ही ठहराव आ गया था। वो पहले जैसी बिखरी हुई लाउबाली अब बिल्कुल सिमट गई थी। वो जीने लगी थी। नफ़सियाती तौर पर बहुत मज़बूत हो गई थी। अब वो लम्हा ब लम्हा बाक़िर ज़मान का नंबर डायल करके डिलीट नहीं किया करती थी। इसके रवैये, बेरुखी, बेपरवाही को सोच के रोया नहीं करती थी। उसकी बार-बार की धुतकार पे खुद को अज़ियत नहीं देती थी। मोहब्बत में अक्सर इंसान खुद अज़ियती का शिकार हो जाता है। उसे खुद को अज़ियत देकर तस्कीन मिलती है। शनाया इस कैफ़ियत का शिकार रही थी, मगर अब इस फ़ेज़ से आगे निकल आई थी। वो पहले खुद पसंदी का शिकार रही थी, फिर खुद अज़ियती का और अब इन दोनों जज़्बों को पीछे छोड़ चुकी थी। वो वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रही थी। ज़ोई भी उससे मिलने आती रहती थी। कभी तलख़ी में उसके माज़ी को कुरेदने लग जाती, तो कभी ज़ख्मों पर मरहम का काम करती थी। मगर शनाया उसकी बातें ख़ामोशी से सुन लिया करती थी, क्योंकि वो जानती थी, उसे फ़िक्र, परवाह थी, इसीलिए तल्ख़ हो जाती थी और शनाया उसके तल्ख़ लहज़े पर रंजीदा नहीं होती थी। उसे शनाया की तरफ आए काफ़ी दिन हो गए थे। वो परेशान हो गई थी। तभी उसने ज़ोई को कॉल की और पूछा था, कैसी हो? ठीक, तुम सुनाओ? जवाबन पूछा, लहज़ा ख़ामोश सा था, सर्द सा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम नहीं ठीक लग रही। सुनाओ, फिर क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अंदाज़ खुशगवार था, आवाज़ चहकती, खनकती हुई। काफ़ी मुतमईन लग रही हो और खुश भी? ज़ोई ने सरसरी सा इस्तफ़सार किया। सिर्फ़ लग नहीं रही, मैं मुतमईन और बहुत खुश हूँ। बहुत मुश्किल वक़्त था तन्हाई के दिन, बेख्वाब रातें, अंदर हर वक़्त एक तूफ़ान तबाही मचाता रहता था। अब अल्लाह का शुक्र है, वो तूफ़ान थम गया है। इस तरह वहशत के दिन गुज़र गए, अंदर की तपती आग भी ठंडी पड़ गई है। रवानी में बोलते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून उतर आया था। वो किचन में खाना बना रही थी और साथ बात भी कर रही थी, मगर ज़ोई ख़ामोश थी। बिल्कुल। जानती हो ज़ोई, मोहब्बत बहुत मजबूर और बेबस कर देने वाला जज़्बा है। हाथ-पाँव बाँध देता है, सूरज, सोच, ख़यालात, सांसों तक को जकड़ लेता है। आग है ये, राख और ख़ाक कर देने वाली। मेरी भी राख उड़ी तेज़ आंधी में और मुझे खुदा के दर तक ले गई। मुझे सजदे की तौफ़ीक मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है ज़ोई। हुँ, तुम्हारी यहाँ बातें या तो कोई आशिक़ समझ सकता है या फिर शायर। मैं तो नहीं समझ सकती। ज़ोई ने जवाबन कहा। शनाया के लबों पर ख़फ़ीफ़ सा तबस्सुम फैला और वो पूछा, क्या बात है? आज जनाब का लेक्चर का मूड नहीं? क्या फ़ायदा लेक्चर का, जब वो कोई फ़ायदा ही नहीं होना? और कौन-सा मेरी बात माननी है तुमने? कौन-सी बात नहीं मानी तुम्हारी, ये बताओ मुझे? शौक की कैफ़ियत में पूछा। वो नहीं बोली तो शनाया ने बात आगे बढ़ाई। तुमने कहा पाकिस्तान छोड़ दो, कनाडा आ जाओ, जॉब करो, आगे बढ़ो। वही तो किया है मैंने। और क्या करूँ मैं ज़ोई? एकदम शनाया रंजीदा हो गई थी।
दिलकश मुस्कुराहट सिमट गई थी। जो मैं चाहती हूँ, वो जानती हो तुम। ज़ोई ने वही बात की जो शनाया को तकलीफ देती थी। वो बर्नर बंद किए खड़ी हो गई। तासुरात गैर यकीनी वाले थे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ ज़ोई। ये रिश्ता ख़त्म कर सकती हूँ। तुम लोगों की खुशी के लिए किसी और से शादी भी कर सकती हूँ। एक काम है जो मेरी दस्तरत में नहीं, और वो है बाकर ज़मान को भूलना। सब कुछ बदल सकता है। मुल्क, जगह, हालात, ख़यालात, वक़्त का धारा चाहे कितनी तेज़ी से भी बहे, बाकर ज़मान से मेरी मोहब्बत नहीं ख़त्म हो सकती। शनाया के पुख्ता संजीदा लहजे पर ज़ोई बस गहरी सांस भर के रह गई। चंद लम्हे खामोशी में आगे से रखे, और तभी ज़ोई की आवाज़ ने यह सन्नाटा तोड़ा। मैं सुबह आऊँगी, कहीं घूमने चलेंगे। ये हुई ना बात? गुड, मैं इंतज़ार करूँगी। खुशगवार लहजे में कहकर शनाया ने फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत खुश हो गई थी। ज़ोई ने आने का कहा था, वो भी काफ़ी दिनों के बाद, और उसकी खफ़गी और ना आने की वजह भी उसे अच्छी तरह मालूम थी। इसे कोई तो फ़ैसला करना था, जल्द या बदेर। अगले दिन वो वॉल्टर प्लेयर पार्क में बेंच पर अकेली बैठी थी। वो पार्क कनाता का बहुत बड़ा पार्क था, जहाँ नौजवान, बूढ़े लोग सभी दिखाई दे रहे थे। बच्चों की फैमिलीज़ बच्चों के साथ फैमिलीज़ भी मौजूद थीं। बच्चे उछल खेल-कूद कर रहे थे। वहाँ से आगे दरख्तों के पार लड़के एक्सरसाइज करते नजर आ रहे थे। वहाँ एक्सरसाइज का सारा सामान मौजूद था। हर तरफ सब्जा दरख्त झूम रहे थे। हल्की हवा से दरख्तों के पत्ते हालते रक्सा थे। हवा की जोर से टहनियाँ हिलती, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस तरह से सारे दरख्त एक दूसरे को झुककर सलाम करते महसूस होते थे। लोग इस मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग वॉक तो कुछ साइकिलिंग कर रहे थे, मगर शनाया की निगाहों का मरकज हंसते खेलते बच्चे थे। तन्हाई, अकेलेपन से खौफ महसूस नहीं होता तुम्हें? जोई ने पास बैठते हुए पूछा। दोनों साथ ही आई थीं। शनाया ने उसके सवाल पर चेहरा फेरा और उसकी तरफ मतवज्जो हुई। मैं अकेली तो हूँ, मगर मुझे तन्हाई या अकेलापन महसूस नहीं होता। मुतमईन सा जवाब दिया। जोई सटपटा कर रह गई और फौरन पूछा, बाय द वे, ये अकेले और अकेलेपन में क्या डिफरेंस है? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? या श्योर। वो हंसी और फिर बताने लगी। अकेला होना ऐसे है जैसे मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन अकेलापन महसूस होना एक कैफियत का नाम है। एक इंसान अकेला रहकर भी अकेलापन महसूस नहीं करता, और बाज़ औक़ात इंसानों के हजूम में भी अकेलापन तन्हाई महसूस करता है। रवानी में जवाब दिए शनाया चुप हो गई। निगाहें ज़ोई पर जमी हुई थीं, जिसके तासुरात नॉर्मल नहीं थे। कुछ उकताई सी थी शनाया की बातों से। शनाया ने अगले ही पल कोहनी मारी और आईब्रो उचकाए, जिनका मतलब था, क्या हुआ? वो इर्द-गिर्द निगाहें फेरने लगी। कुछ देर लबा किए पूछा, वैसे शनाया, इंसान का ड्रेस देखकर उसके किरदार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? वो लड़कियों के शॉर्ट ड्रेसेस को देख रही थी। ड्रेस देखकर करैक्टर तो नहीं परखा जा सकता, मगर मगर क्या? ज़ोई मुतजस्सिस थी। मगर ड्रेसिंग सेंस को देखकर इंसान के ज़ौक़, शौक़, पसंद, नापसंद का आइडिया तो काफ़ी हद तक हो ही जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। ज़ोई ने तायद की। शुक्र है, मेरी किसी बात से तो तुम एग्री हुई, सहेली। शनाया ने जवाबन कहा। ज़ोई ने घूर कर देखा और एकदम भड़क गई, क्योंकि वो जानती थी शनाया उसे तंग कर रही थी। जब शनाया ने उसे सताना होता, वो उसे सहेली कह देती, और ज़ोई एकदम गुस्सा हो जाती और कहती, मत कहा करो मुझे सहेली। क्यों ना कहूँ? दोस्त नहीं हो मेरी? शनाया का सवाल। दोस्त हूँ, सहेली नहीं। वो उलझकर जवाब दी थी। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त कहूँ या सहेली हूँ? हुँ? ज़ोई यहीं लाजवाब हो जाती। अब भी वो अच्छा खासा घूर रही थी। शनाया उसके गुस्से को एन्जॉय कर रही थी। मुस्कुराहट दबाओ। जब तुम मुझे सहेली कहती हो, मुझे लगता है तुम गाँव को याद कर रही हो। उसकी अजीब-सी मंतक पर शनाया दिल खोल कर हँसी, और हँसते हुए इसे बाजू के हिसार में ली और डोरी उसके कंधे पर टिका ली। वो कन्फ्यूज़ सी हँस भी नहीं पा रही थी। तभी अगले लम्हे शनाया बोली, ज़ोई, इस ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लोग बहुत कम वक़्त के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और अपने होने का एहसास पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ जाते हैं। चाहकर भी इनके हिसार से अलग नहीं हुआ जा सकता, और वो हमारे होकर भी हमारे नहीं होते, बस चंद लम्हों के लिए आते हैं।
हो गई ना शुरू। मुझे मालूम था, ऐसा ही कुछ होगा। उसने मुँह बिगाड़ा। शनाया फिर से मुस्कुराई। आमना भाभी की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी इंसान थी। उसका इखलाक एक तरफ, उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। सोचने समझने के नए-नए दर खुलते थे। ज़ोई ने कोई जवाब नहीं दिया, तो शनाया ने चेहरा फेर कर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा घेरा और पूछा, क्या हुआ सहेली? ज़ोई ने सटपटाकर शहादत की उँगली लहराई। शनाया ने भी उँगली उठाई और उसकी उँगली से जोड़ दी। वो मज़ीद गुस्सा हुई और हाथ झटक दिया। शनाया फिर से हँसने लगी। हँसकर क्या साबित करना चाहती हो? ज़ोई संजीदा थी। वैसे तो हँसकर लोग ये साबित करते हैं, वो बहुत खुश हैं, मगर मुझे तुम्हारे सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। या है ज़रूरत? हाँ, है ज़रूरत शनाया, ये साबित करने की कि तुम हमारी खुशी के लिए क्या कर सकती हो। तो बताओ, क्या कर सकती हो? शनाया लाजवाब हो गई, क्योंकि वो जानती थी ज़ोई की खुशी क्या थी और वो क्या चाहती थी। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वो अपार्टमेंट पहुंची तो एक नई खबर उसकी मुंतज़िर थी। इस वक्त शाम का धुंधलका फैलने वाला था। मगरिब होने में चंद साअतों का फासला रह गया था, जब अपार्टमेंट की जलती रोशनियों ने अंधेरे को ख़त्म कर दिया था। ज़ोई भी उसके पास रुकी हुई थी। दोनों पहले की निस्बत चुप-चुप सी थी, जैसे कोई बात नहीं करने को। वो किचन से निकलकर अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसका फ़ोन बज रहा था। शनाया ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। रोशन स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग चमक रहा था। यस किए फ़ोन कान से लगाया और हेलो की बजाय अस्सलाम वालेकुम मॉम कहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शनाया? मैं ठीक हूँ। आप कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? सब ठीक है? शनाया को माँ की आवाज़ धीमी, सर्द सी लगी। कुछ ठीक नहीं है बेटा। वो अब्रिश माँ बोलती जा रही थी और शनाया सुनती जा रही थी। एकदम चेहरा लटक गया था। परेशान हो गई थी वो। मैं अब्रिश से बात कर लेती हूँ। मैं आ नहीं सकती मॉम। कुछ देर बाद शनाया बोली। क्या शनाया? आ नहीं सकती? तुम्हें आना है, सिर्फ पाकर सामान के लिए। तुम हम सबको फरामोश नहीं कर सकती। हमारी खुशी गम की कोई अहमियत नहीं रह गई। ऐसी बात नहीं है मॉम। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें। लहजे में इल्तिजा थी। तुम्हें आना है शनाया। सीट कंफर्म करो। मैं थक गई हूँ तुम्हारे डैड को समझा समझा के। मैं मज़ीद उन्हें नहीं टाल सकती। आके फेस करो। भागना किसी मसले का हल नहीं। बाकर ज़मान ने खुद मुझे कहा था शनाया वापस आना चाहे तो मैं वेलकम करूँगा। फिर ऐसी क्या वजह है जो तुम हमें नहीं बता रही? बस 1-2 दिन में वापस आओ। माँ ने तहकुम से कहा। आज इनका लहजा नरम नहीं था, सख्त था। यकीनन नशारी साहब ने कुछ कहा था। लेकिन मॉम मॉम शनाया कहती रहेगी और सलीना ने कॉल कार्ड डिस्कनेक्ट कर दी। शनाया झुंझला कर रह गई। आंखें भर आईं बेबसी के पानी से। क्या हुआ शनाया? क्या कह रही थी आंटी? ज़ोई ने अंदर दाखिल होकर पूछा। अब्रिश को बेटा हुआ है मगर बेटा? अभी तो टाइम रहता था ना? वो परेशान हुई थी। हाँ, इसीलिए बेबी कुछ वीक है, बहुत परेशान है सब। शनाया ने सारी बात बताई जो उसे माँ ने बताई थी। वो बुला रही हैं मुझे और मैं जुमला अधूरा छोड़ा, दानिस्ता। तो चली क्यों नहीं जाती तुम? ज़ोई ने हमेशा की तरह बात की खैर मुतवक्को और मज़ीद बोली। आई मीन एक बार हो आओ, मिल आओ सबसे। एवरेश को भी हौसला मिल जाएगा। आखिर मुश्किल वक्त में है वो। ज़ोई ने पहले वाली बात का असर ज़ायल करना चाहा और पास आकर बैठ गई। तुम गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं नहीं चाहती वहाँ लोगों के सवाल, रवैये मुझे उसी अज़ियत में धकेल दें, जिससे मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। गुमसुम सा जवाब दिया। मीठा-मीठा दर्द जाग पड़ा था। एक पल के लिए खिज़ां की सी सर्दी ने उसके चेहरे का तवाफ़ किया। तुम्हें लोगों के सवालों से फ़र्क पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उन्हें कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ता है यार। लोगों के सवाल तो एक तरफ, डैड भी मुझे देखते ही सवालों की बौछार कर देंगे। क्या सोचा है? कब तलाक लेनी है? फ़लाँ-फ़लाँ। शनाया ने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। शनाया, मैं तुम्हें इतने अरसे से यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा बाकर ज़मान से रूह का रिश्ता ही सही, लेकिन दुनिया की नज़र में तुम इसकी बीवी हो। तुम आज भी वहीं खड़ी हो, जहाँ साल पहले थी। उसका और तुम्हारा रिश्ता आज भी अपनी जगह कायम है और तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं। या तो लौट जाओ या फिर ख़त्म कर दो वो रिश्ता। हकीकत आज भी अपनी जगह कायम है। बस तुम हो कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। खतरा टल जाएगा। ज़ोई ने उसके हाथ थाम कर नरमी से कहा।
ٹھیک ہے، میں کاٹ دوں گی اس رشتے کی ڈور کو۔ بھلا اس سے میری سانسیں جڑی ہیں، میرے پاس واپسی کا آپشن ہے ہی نہیں۔ کر دیتی ہوں تم سب لوگوں کو مشکل آسان، لیکن باقر زمان کے پاس لوٹ کر مجھے کسی کی زندگی کی مشکلوں کو بڑھانا نہیں ہے، اس کے سر پر مجھے مسلط نہیں ہونا۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری برداشت نہیں کر سکتی۔ شنایا کے دل کی گلی ایک پل میں تاریک ہو گئی تھی۔ حالات کے تھپیڑوں نے امید کے لیے بجھا دیے تھے۔ وہ حالات کی مار سہ نہیں سکے تھے۔ اگر تم سب کو لگتا ہے کہ رشتہ ختم کر دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں ختم، اس کے نام سے بھی خود کو کر لیتی ہوں الگ۔ ایک پل کو زوئی کا دل بھی ڈوب سا گیا تھا شنایا کے دکھ سے لبریز لہجے پر۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دی، مگر اتنے میں شنایا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ گئی تھی۔ اے عرش و فرش کے خزانوں کے مالک، اے کن کی طاقت رکھنے والے میرے پروردگار، میں نے بقا سے فنا اور فنا سے بقا کا سفر کیا ہے۔ میں نے خاک ہو کر خود کو مٹایا ہے۔ اس مشکل سفر میں صرف تو نے میرا ہر پل ساتھ دیا ہے، صرف تو نے۔ اب بھی مجھے وہی راستہ منتخب کرنے کی توفیق عطا کر جس میں تیری رضا، تیرا ساتھ شامل ہو۔ پھر چاہے زمانہ میرے خلاف ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو جانتا ہے میرے اللہ، میں نے راستہ بدلا تھا پر تو نے میرا دل اس سے نہیں پھیرا۔ میں نے بارہا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اسے نکال دے میرے دل سے، پھیر دے میرے دل اس سے، پر تو نے یہ عرض قبول نہیں کی۔ ضرور اس میں تیری مصلحت ہوگی۔ تو جانتا ہے میں نے انسانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں۔ میری پہلی اور آخری امید صرف تیری ذات ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے تنہا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا۔ وہ مغرب کی نماز ادا کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ آج پھر سے ایک بار وہ ٹوٹ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا، مگر حالات تھے کہ اس کے خلاف ہی جا رہے تھے، اور اس نے اپنے والدین کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ باقر زمان سے رشتہ ختم کرنے کا سوچ لیا تھا، اور اس نے سوچ کر بھی کیا پایا تھا کہ آج بھی وہ وہیں کھڑی تھی جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ اس کی الجھنوں نے اپنی جگہ نہیں بدلی تھی۔ وقت وہیں کہیں زنجیر ہو گیا تھا، آگے سرکہ ہی نہیں تھا۔ پر اس نے من کا تو بہت سفر کر لیا تھا، اب ایک نئے سفر کا آغاز اس کا منتظر تھا۔ حال وہ اپارٹمنٹ کے قریب پہنچی تو ایک شناسا آواز نے اس کے قدم روکے، ذہن پل بھر کو منجمد کیا۔ وہ ٹھٹک کر بے اختیار رک گئی، مگر پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہیں کھڑی رہی، جیسے ایک انچ بھی ہلنا قدموں کو گوارا نہیں تھا۔ وہ ابھی جاب سے واپس آئی تھی۔ کیسی ہو؟ کسی سے اس نے یہ آواز سنی تھی۔ میں کافی دیر سے تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔ شنایا نے اس بات پر پلٹ کر حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا، کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ ضروری کام تھا، مگر تمہیں روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ رنجیدہ تھا، شرمندہ، سر جھکائے۔ معافی مانگنی تھی تم سے، بڑی مشکل سے تمہارا سامنا کرنے کی ہمت کی ہے۔ شنایا، میں رغابت کی آگ میں بھٹک گیا تھا، لیکن یقین کرو میں نے باقر زمان پر حملہ نہیں کروایا۔ وہ سارا پلان ریا سرفراز کا تھا۔ اس نے میرے غصے کو مس یوز کیا۔ وہ صرف کھیل کھیل رہی تھی، میں سمجھ نہیں سکا، اور باقر زبان کو نقصان۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ۔ اتھر؟ دھیمی آواز میں شنایا کے لبوں سے یہ نام پھسلا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکی تھی، اسے تو اس سارے معاملے کا علم ہی نہیں تھا۔ تب تو وہ گاؤں میں تھی، اور جب آئی تھی تب کسی نے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بس بے یقینی سے اتھر کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا، اور وہ تو خود شرمندہ تھی اپنے سلوک، روکھے، حد تک آمیز رویے کی وجہ سے۔ جس حقارت سے اس نے اتھر کو ریجیکٹ کیا تھا، وہ تو خود اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تو اسے ایک بار ریسٹورنٹ میں دیکھ کر بھاگ آئی تھی اور بے چین ہو گئی تھی۔ اب سامنا ہوا تھا تو حالات یکسر ہی بدل چکے تھے۔ اتھر کے متعلق اس کے سارے گمان غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ جس سے چھپ رہی تھی وہ خود شرمندگی کے گہرے گڑھے میں غرق تھا۔ تم بھی کیا سوچتی ہوگی میں کیا سے کیا بن گیا؟ وہ دکھ آمیز لہجے میں بولا۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ ہے، گمسم سا جواب دیا شنایا نے۔ تم یہاں کب سے ہو؟ خوش ہو؟ بہت بدل گئی ہو؟ ایک سانس میں سارے سوال کیے۔ اتھر نے اس کے سراپے کو غور سے جانچا۔ وقت اور حالات بدل دیتے ہیں انسان کو۔
शनाया का अंदाज ज़ुमायनी था। वो सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, तो क्या वक्त और हालात मोहब्बत को भी बदल देते हैं? जाने क्या सोचकर वो पूछ बैठा था। मोहब्बत सिर्फ पुख्ता होती है अथर। खैर, तुम यहाँ कैसे? शनाया ने बात बदल दी। क्या बताती, मोहब्बत ने कैसे उसे घाट घाट का पानी पिलाया था, समंदर के बीच खड़ा करके भी प्यासा रखा था, सहरा का सफ़र किया था, वो भी बिना किसी शराब के। कुछ काम था और मेरी मिसेस को भी कनाडा देखने का शौक था, तो चला आया। गुड, इंजॉय करो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शनाया ने खुशगवार अंदाज में कहा, शादी की मुबारकबाद दी और अलविदाई दुआ सलाम के बाद जाने लगी। अचानक मुड़ी और जाते अथर को पुकारा। वो रुक गया। तभी शनाया को बोली, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, मेरी तरफ से अपने दिल को साफ कर लो, खुश रहो। अथर ने इजहार तशक्कुर से देखा। इतने में शनाया अपार्टमेंट में चली गई। उसने अथर को अंदर आने का भी नहीं कहा था। वो हैरान था, मगर चला गया। अपार्टमेंट आकर शनाया ने जो सबसे पहला काम किया वो जोई को कॉल की थी और उसे फौरन मिलने बुलाया था। जब तुम गांव में थी तब हुआ था ये सब, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि अथर तुम जानती थी सब, और मुझे बताना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? शहला का लहजा शनाया का लहजा पुरतपिश था, आंखें शोलाबार। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी यार, और बता भी देती तो तुमने क्या कर लेना था। तुम सब छोड़ के आ गई थी। जोई बहुत नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी, मगर उसकी शनाया की हर ज़हनी हालत हरगिज़ नॉर्मल नहीं थी। मुझे मालूम होती सारी बात तो मुझे यूं अतर के सामने शर्मिंदा ना होता पड़ता, पागलों की तरह उसका मुंह ना तकना पड़ता। अच्छा नहीं किया तुमने जोई। आवाज़ गुलूगीर हो गई। वो बैठ भी नहीं पा रही थी। इज़्तिराब हद से सिवा था। वो चेहरा पूंछती तो कभी दोनों पहलुओं पर हाथ रखे टहलने लगती। अच्छा ना यार, क्यों परेशान हो रही हो? वो ठीक था, बच गया था, बस बाजू पे गोली लगी थी उसे। तुम बैठो यहाँ। जोई ने पकड़कर बिठाना चाहा। शनाया ने हाथ झटक दिए। उससे गोली लगी थी, गोली, अगर बाजू की बजाय। उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई। अतर जानता है तुम यहाँ क्यों हो? जोई ने अचानक सवाल दागा। नहीं, और पता चले बिना। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, शादी कर ली, खुश है। शनाया ने एकदम पलट कर कहा, ओह ग्रेट, बड़ा शौक मनाया उसने तुम्हें खो देने का। वैसे अब तुम्हारा गिल्ट खत्म हो जाना चाहिए कि तुमने उसके साथ बुरा किया था। जोई फिर से शुरू हो गई थी। तुम चाहती क्या हो? उसने शौक नहीं मनाया तो भी गिला मुझे मनाने नहीं दे रही हो। कहती हो सब भूल के आगे बढ़ जाओ। इस बात पर जोई नहीं बोली, पलटकर अपनी जगह पर बैठ गई। शनाया खड़ी रही। वो ऐसा नहीं था। और रिया, वो क्यों अटैक करवाएगी? दोस्त थी वो पाकर की। शनाया को नई उलझन ने घेर लिया। क्या पता उसने दोस्ती का लिबादा ओढ़ रखा हो। जोई ने शुबा जाहिर किया। अतर कह रहा था उसका हाथ नहीं था, तो क्या रिया अकेली ये सब कर सकती है? और कौन साथ दे सकता है उसका? शनाया कड़ी से कड़ी मिलाना चाहती थी। तुम्हारे रूड हीरो के दुश्मन कम तो नहीं है। नहीं तो होगा कोई। अब ऐसे क्या देख रही हो? जोही ने शनाया को मतवातर अपनी तरफ देखते हुए पाया तो पूछा। कुछ नहीं, निहायत मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, कब की फ्लाइट है तुम्हारी? सुबह 5 बजे की। गहरी सांस भर के उसने बताया। चेहरे का रंग भी कदरे बदला था। दिल जैसे भर भर कर मुट्ठी में आया था। शनाया, आई नो तुम्हारे लिए वापसी का सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हकीकत को समझो तो सही। बाकर जमान से जुड़े रिश्ते की दौड़ तोड़ करो तो देखो, तुम्हें अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस होगा। तुम एक खुद साख्ता कैद में हो। आजाद करो खुद को, खुलकर सांस लो यार। जोई ने नरमी से समझाया। सोफे पर बैठी शनाया के सामने जमीन पर बैठकर उसके हाथ थाम लिए थे। शनाया बस उसे देखी जा रही थी, गौर से। जवाबन बस कहकर निगाहें झुका गई। वो लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी कैफियत जोई को नहीं समझा सकती थी। वो बारहा उसे बावर करवा चुकी थी कि बाकर ज़मान से जुड़ा उसका नाम उसके लिए मताए हयात से कम नहीं। इस नाम से अलग होकर उसके जज्बात की मौत है। ये कैद भी उसे खुली फिजा लगती है। मेरी तरफ से भी अलविदा।
मुझे हॉस्टल के लिए निकलना है। मेरी बातों से अगर दिल दुखा हो तो बस करो ज़ोई। ये कहकर शनाया खड़ी हो गई, ज़ोई को भी उठा लिया। मैं कॉन्टैक्ट में रहूँगी तुमसे। मैं भी। शनाया ने मुस्कुराकर कहा। ज़ोई ने उसके हाथ पकड़ लिए और गोया हुई। मुझे लगता है तुम आज़ाद को होकर बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकती हो, खुलकर जी सकती हो। ये कहकर ज़ोई ने उसके गले लग गई और कहा, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। जानती हूँ। मुझे यकीन है मेरे रब पे। उसका फैसला मेरी ख्वाहिशों, इरादों से बेहतर होगा। मैंने बहुत कोशिश की है, वापस ना जाना पड़े, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। तो यकीनन अल्लाह ने कुछ और सोच रखा है मेरे लिए। जब जब मेरा इरादा टूटा है, मैंने रब को पहचाना है। जब तुम अल्लाह की बातें करती हो, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सा नूर उतर आता है। तुम्हारे अल्लाह पर जो यकीन है, यही तुम्हारे सारे फैसले आसान करेगा। ज़ोई ने दिल से कहा, इंशाल्लाह। शराया ने जवाबन कहा और ज़ोई को सी ऑफ करने दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो नहीं जानती थी कि पाकिस्तान जाकर उस पर क्या-क्या नए इंकशाफात होने वाले थे। रात का गहरा अंधेरा भर फैलाए आया तो जैसे ओटावा शहर जाग उठा था। बाजारों, गलियों में रौनकें बहाल और जिंदगी की रंगीनी अरूज पर थी। मुख्तलिफ खानों की खुशबू फैली हुई थी हर सू। वो सारे माहौल से परे वो अपार्टमेंट के कमरे में अपनी पैकिंग कर रही थी। वापसी का रख्ता सफ़र बांधे। उसकी ज़िंदगी में और न जाने कितने सफ़र बाकी थे। हर मोड़ पर एक नया सफ़र उसका मुंतज़िर खड़ा होता था। मैंने अब तक अपनी मर्ज़ी ही तो की है। अपनी ज़िंदगी का हर फ़ैसला खुद किया। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी कभी मुदाखलत नहीं करने दी। अब मौका है उनका सारा कर्ज़ चुका दूँ। वो पहली बार ही तो हक जमा रहे हैं मुझ पर। मुझे उनके फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। क्या पता, इसी में अल्लाह ने मेरे लिए कोई बेहतरी रखी हो। इन्हीं सोचों और ख़यालात में उसने सारी पैकिंग की, इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर कमरे से मुल्हिक बालकनी की ग्रिल पर हथेलियाँ जमाकर नीचे गली में लोगों की आमदोरफ्त को देखने लगी। आज उसकी यहाँ आखिरी रात थी, फिर पता नहीं ज़िंदगी ने उसे पलटकर आने का मौका देना था या नहीं। हर चीज़ पर वो अलविदाई निगाह डालती बिस्तर पर आई और लेट गई। आज उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, वरना वो अक्सर रात को कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ती थी। इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है। वक्त का धारा जिस समत बहा कर ले जाए, उधर ही बहने लगता है। शनाया को भी बदलते हालात और वक्त की लहरें साथ बहाए ले जा रही थीं और वो अल्लाह के भरोसे बहे जा रही थी। रात के न जाने कौन से पहर नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई और वो सो गई थी। जिसे नींद कहा करते हैं सब, चैन की नींद, वो तेरे बाद कभी आंख में उतरी ही नहीं। फजर के वक्त हस्बे मामूल वो उठी, नमाज पढ़ी, तलावत कुरान पाक की, फिर वो यो एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। उसके 5:30 बजे की फ्लाइट थी। वो नहीं जानती थी इस वक्त कोई और भी था जिसने रख्ते सफ़र बांधा था, मगर शनाया की मुखालिफ सिमत में। जैसे ही जहाज के पहिए रनवे से टकराए, शनाया ने एक भरपूर गहरी थरा देने वाली सांस भरी। उसे यूं लगा जैसे उसका सारा वजूद पल भर को कांपा था। जहाज की रफ्तार मध्यम होने तक उसने शऊर की कोशिश से खुद को उस कदरे संभाल लिया था। उसने अपना सीट बेल्ट खोला, उठी और अपना हैंड बैग उठाया और अगली कुछ देर की इमिग्रेशन कार्रवाई के बाद अपने सामान लिए वो पार्किंग एरिया में आई, जहां उसकी माँ मौजूद थी। शनाया को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी मिली और खैर खैरियत मालूम करने के बाद गाड़ी में सवार हो गई। रास्ते में वो बेहद खामोश रही थी। माँ ने कुछ पूछा तो थकन और सरदर्द का बहाना बना दिया और इर्द-गिर्द बंद शीशों से भागते हुए मंजर उसकी आंखों से सिरकते जा रहे थे। कुछ मंजर बहुत हसीन और दिलकश होते हैं। दिल इनमें खोकर गहरी नींद सो जाने को चाहता है। अगली कुछ मिनट की मसाफत के बाद जब गाड़ी लशारी हाउस पहुंची, तो शनाया ने आंखें खोली। कुछ खालिज जहन के साथ सामने देखा। वो यहाँ आज 8 माह के बाद लौटी थी। वो मन का बहुत सफ़र कर चुकी थी, मगर ज़ाहिरी तौर पर आज भी वहीं खड़े पाया था। गाड़ी से उतरकर वो सीधी अंदर की तरफ बढ़ी। वो बिल्कुल बेनियाज़ ज़ाहिर कर रही थी, मगर दिल की बेतरतीब धड़कनों ने बारहा शोर मचाया था। एक हल्की-सी चिंगारी दहक पड़ी थी और उसकी तपिश से शनाया की रूह झुलस के रह गई थी। हालाँकि खुश्की को उसने थूक निगल कर तर किया। खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी, लाउंज में पहुंची तो मुलाज़िमा ने वेलकम किया और इसके बाद वो सीधी इब्रिश के कमरे की तरफ चली गई।
शनाया ने सारा वक्त अब्रिश के साथ गुजारा था। रात का उसने सबके साथ मिलकर खाना खाया। सब बहुत खुश थे, मगर एक खौफ शनाया का मन लरसा रहा था कि किसी भी वक्त में लशारी साहब अपना फैसला सुना सकते थे। इसी डर से कभी उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज तो कभी कभी मद्धम पड़ जाती, चेहरा कभी जर्द तो कभी तारीक हो जाता। वो बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाले फिर रही थी। वो फैसला करके आई थी कि वालदैन का फैसला मानेगी, मगर बाकर ज़मान से नाम की डोर तोड़ना आसान कहाँ था। इशा की नमाज़ पढ़कर वो उठी। तभी सलीना उसके पास आई और पूछा, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? क्या मतलब? वो जवाबन नासमझी से इस्तफसार किया और जाए-नमाज़ को तय लगाई। तुम कुछ चुप-चुप सी हो, इसलिए पूछा है। माँ ने नरमी से कहा और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। शनाया बेड पर बैठी और सलीना खड़ी थी। बस ऐसे ही मॉम। ये कहते ही शनाया ने निगाहें चुरा लीं। शनाया, माँ-बाप कभी नहीं चाहते कि इनकी बेटी को तलाक हो। अगर तुम्हारे डैड ऐसा चाहते हैं, तो यकीनन कुछ बेहतर सोच रखा होगा। वो तुम्हें यूँ ज़िंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकते। ऐसे ही किसी के नाम पर ज़िंदगी गुजार देना कहाँ की अक्लमंदी है भला? ऐसे किसी के इंतज़ार में मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है माँ। शनाया ने टोक कर कहा, क्या तुम्हें घर का सुख और खुशियाँ नहीं चाहिए? सलीना सामने बैठ गई थी। मॉम, क्या खुशियाँ और सुख शादी से वाबस्ता होता है? उसने सवाल के बदले सवाल किया। सलीना कोई जवाब नहीं दे सकी। तो शनाया खुद ही बोली, खुशी तो एक कैफियत का नाम है, एहसास का। और वो एहसास शादी से जुड़ा हो ये ज़रूरी नहीं होता। जब मेरी कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू ही नहीं, तो खुशी-गमी का क्या सवाल? ऐसी बातें ना करो शनाया। तुम एक औरत हो और औरत तभी मुकम्मल होती है जब वो माँ बनती है। तुम अधूरी बनकर रहना चाहती हो? इस सवाल पर शनाया के ज़हन में एक पुराना मंज़र उभरा, दरगाह का, जब वो बीबू जी के साथ गई थी। वहाँ बाकर ज़मान की माँ से मिली थी। उसने कहा था, मैं उसकी बदनसीब माँ हूँ। इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता मॉम। शनाया ने कुछ तेज़ी में कहा। उसके मन ने उसके लफ्ज़ों की तायीद की थी। मुकम्मल ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। इसके बाद चंद पल खामोशी की नज़र हो गए। शनाया उठी और कहा, कह दें डैड से, मुझे इनका फ़ैसला मंज़ूर है। सलीना खुश होकर सलीना सुनकर खुश होकर उठी। शनाया के कंधे पर हाथ रखा। वो आंखें मिच गई। पहले तो मैं समझती थी तुम्हारे डैड जल्दी कर रहे हैं, पर अब मैं खुद भी यही चाहती हूँ। तुम बाकर ज़मान से अलग हो जाओ। दुश्मनी वाला बंदा है। पहले भी एक बार उसे मारने की कोशिश की गई है। पता नहीं कल को क्या हो जाए। सारी उम्र बेवगी का दाग मॉम। शनाया ने तेजी से टोका और अगले ही पल कदरें नरम पड़ी और गोया हुई। मान तो ली है अब आप लोगों की बात, लेकिन मॉम, मेरा दिल बिल्कुल वीरान हो गया है। डर है कहीं बेजान ना हो जाए। ये सुनकर सलीना कुछ उदास सी होकर चली गई थी। उसके जाने की देर थी। शनाया के बेकरार दिल से हसरत की धूल में मेरी ख्वाहिश ने सर उठाया और पुरमलाल हो के हो बन के रह गई। आंखों में हज़्न का गरम स्याल उभरा, पर उसने बहने ना दिया। घनी पलकों को एक के बाद दीगरे झपक कर अंदर उतारा। हिजर के कठिन सफ़र का साया उसके चेहरे पर दर आया। वो कमरे से मुल्हिक बालकनी में आ गई। झुककर नीचे देखा। आमदोरफ्त कदरें कम हो चुकी थी। सामने वाले बंगले की बत्तियां हनूस जल रही थीं, पर उसे अजीब सा बेरंग फीका सा मंजर लगा। उसने फर्श से उठाकर अर्श की तरफ निगाह उठाई, तो निगाहें तन्हा चमकते चांद पर ठहर सी गईं, जो पूरी आबोताब से रोशन था। ये मंजर उसे दिल को भाया, क्योंकि कनाडा में वो खुले आसमान और चांद की दूधिया पुरनूर चांदनी का नज़ारा नहीं देख पाती थी। रात गहरी होने लगी। हर सू सन्नाटा छा गया। इर्द गिर्द के बंगलों की बत्तियां भी बुझ गई थीं। नींद की देवी सब पर मेहरबान हो गई, मगर शनाया की आंखें एक बार फिर नींद से खाली हो गई थीं। अगले दिन सूरज ने आंख खोली तो चांद सितारों का वजूद खत्म हो गया था। शनाया ने हस्बे मामूल फजर की नमाज पढ़ी और एक ही दुआ थी, मेरे अल्लाह, मेरे दिल को फेर दे इससे। अब तो रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी टूटने वाली है। उसके बाद उसने तिलावत कुरान पाक की और बेड पर जाकर लेट गई और सोचने लगी, मुझे ना उसका इंतज़ार है, ना कोई आरज़ू, जुस्तजू, ना जुदाई का खौफ, ना वसूल की तमन्ना, मगर फिर भी मुझे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत।
کیا ہوتی ہے ایسی محبت؟ انہی خیالوں میں گم الجھی وہ سو گئی تھی اور اس کا یوں سونا خلاف معمول عمل تھا۔ روشنی چھن کر کمرے میں آئی تو وہ جاگی، حیران ہوئی وہ ایسے کیسے سو گئی تھی۔ آنکھیں مل کر اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی جہاں گھنٹوں والی سوئی نو کے قریب تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ بستر سے اٹھی، چپل پہنی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کمرے سے نکلی، نیچے آئی تو دیکھا سلینا اور ابرش کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم اٹھ گئی، میں گئی تھی تمہیں جگانے پر تم سکون سے سو رہی تھی، پھر میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب تم ناشتہ کر لو۔ اتنی سکون کی نیند کیسے آ گئی مجھے؟ اس نے من میں سوچا، شاید اس کی بے سکونی کسی اور کے حصے میں چلی گئی تھی۔ رت جگوں نے کسی اور کی آنکھیں تلاش کر لی تھی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ شنایا نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، چیک اپ کروانا ہے علی کا۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ فوراً پوچھا اور بچے کی طرف لپکی جو ابرش کی گود میں تھا۔ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ریگولر چیک اپ کروانا تھا، پریشان نہیں ہو۔ ابرش نے تسلی دی تو اسے چین آیا۔ تمہارے ڈیڈ آج وکیل سے ملنے گئے ہیں، ایک بار پھر سے سوچ لو، بلکہ ایک بار باکر سے مل لو، وہ تم سے ملنا چاہتا۔ ابرش بیٹا آ جاؤ، ڈاکٹر چلا نہ جائے۔ سلینا کی آواز پر ابرش کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، آ کر آرام سے کرتے ہیں بات، یہ کہہ کر ابرش چلی گئی۔ شنایا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہل سکی۔ پاؤں جم گئے تھے، سانسیں ساکت تھیں، چہرہ بے رنگ سا، لب ایک دوسرے میں پیوست، جیسے اب کوئی بھی لفظ بولنے کو رہ نہیں گیا تھا۔